एनडीए गठबंधन एकजुट है, फिर भी आप चुनाव हार रहे हैं। तो ऐसे गठबंधन के रहने और न रहने से क्या अंतर पड़ता है? हालांकि जब आप युद्ध में उतरिएगा या खेल में उतरिएगा तो हार और जीत तो होती ही। परिस्थितियां 2020 के बाद से बहुत बदली हैं। उस बदली हुई परिस्थिति में सबसे बड़ी बात यह हुई है कि नीतीश कुमार थोड़ा कमजोर हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते हैं। आज भी उनका वोट बैंक जो 15% कांस्टेंट रहता है, उससे अधिक होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक जो थिंक टैंक है वो इस बात को सोच रहा है, तो साथ साथ ये भी सोच रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे होगा। सामंजस्य बिठाने में सांगठनिक क्षमता के व्यक्ति हैं, आपने देखा भी होगा, आप ही कवर कर रहे थे कि किस तरह से उनका स्वागत हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। बाकी चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान के बारे में हमारे संपादक नवनीत शाह जी अभी बता रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान फिर से उसी चमक दमक में खो गए। पहले अकेले थे तो उनको अपनी टीम तैयार करनी थी। जब तक सरकार थी तब तक कुछ हुआ क्या? तब तक किसी तरह का कोई उन पर एक्शन हुआ? जब आप उनसे अलग हुए तो एक्शन हुआ। तो जब तक सत्ता में आप रहते हैं तब तक रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। अब आप समझिए कि एनडीए की सरकार थी, सम्राट चौधरी ने विजय कुमार सिन्हा को, जब वो अध्यक्ष थे विधानसभा के, तो उन्होंने कहा कि बेचैन मत होइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम नहले पे दहला में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ बाबा हैं। दोस्तों, नहले पे दहला कार्यक्रम में आज का जो विषय है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए बिखर जाएगा। जायसवाल, चिराग, कुशवाहा, मांझी पर मोदी का जो दाव है वह कितना सही साबित होगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जो भाजपा का प्रदर्शन था, 74 सीटें भाजपा ने जीती थी, और वहीं पर 2024 का लोकसभा चुनाव कहा जाए तो 17 सीटों पर भाजपा लड़ रही थी, जिसमें 12 सीट ही भाजपा जीत पाई थी, जिसको लेकर चर्चा का विषय बन गया कि क्या भाजपा का जिस प्रकार का प्रदर्शन होना चाहिए, क्या उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं रहा, कहाँ कमियां रह गई, कहाँ पर भाजपा साथ ही साथ एनडीए की चूक हो गई। देखिए, तमाम विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ बाबा मौजूद है। बाबा, जो विषय है नहले पे दहला में कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए बिखर जाएगा, 2024 लोकसभा चुनाव का जो प्रदर्शन रहा संतोषजनक नहीं रहा, क्या कुछ कहेंगे? शुभम, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करेंगे भारत लाइव में। ये शुभम और मेरे बीच में पहला विश्लेषण है। शुभम ने बता ही दिया है कि ये शुभम झा हैं। अब इसके मायने आप कुछ अलग मत लगा लीजिएगा, बहुत ठोक बजा करके। और एक पत्रकार के रूप में, युवा पत्रकार के रूप में इनको हमारी टीम ने सेलेक्ट किया है। बहुत सारे लोग आए और गए, आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। भारत लाइव में जो काम करता है, जिसको रुचि है और जिसका ओढ़ना बिछौना पत्रकारिता है, वही यहाँ टिकता है। खैर, मैं पिछले लोगों की बात नहीं करूँगा। आप पटना में, बिहार में आप देखें तो भरा पड़ा है पत्रकारों से। लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी हैं, उन परिस्थितियों में जैसा कि शुभम ने कहा भी कि 2020 के चुनाव में जो परिणाम आए थे, क्या 2025 में वो रिटर्न हो पाएंगे या उससे बेहतर हो पाएगा? क्योंकि 2019 में जो प्रदर्शन हुआ था वो 2024 में नहीं हुआ था। शुभम, परिस्थितियां अलग अलग थी, दोनों की परिस्थितियां अलग अलग थी। इन परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक राष्ट्रवाद था और दूसरा व्यक्तिवाद। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था 2024 का, जिसमें सफल नहीं हुई एनडीए। बिहार में किसी तरह से नीतीश कुमार बीच में आ गए और नीतीश कुमार ने डूबती हुई नाव को बचा लिया। देश भर में हालांकि कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन हुआ है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन पहले नहीं किया था, उन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया। साउथ में भी उसका जो दायरा है बढ़ा है। लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों में बड़ी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है। आपको याद होगा कि जैसा कि आप बता भी रहे थे कि भारत लाइव वो आप लंबे समय से वॉच कर रहे हैं। हमने एक खबर किया था, जिस खबर में हमने बताया था, लगातार हम बताते रहे थे, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे तो उन्होंने एक प्लान बनाया था, मिशन 162, 162 का उन्होंने बनाया था, जिसमें 80 सीटें उत्तर प्रदेश की थी, 40 सीटें बिहार की थी और 42 सीटें बंगाल की थी। बाद में उन्होंने इसे 176 कर लिया।
14 सीटें जो हैं वो उन्होंने जोड़ लिया, झारखंड का भी। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार का ये प्लान था कि इसके 50% सीटों को अगर हम इंडिया गठबंधन में ला देते हैं तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखेंगे। आप जोड़ घटाव करके देख लीजिए, उतनी ही सीटों का अंतर पड़ा है। 32 सीटों से सरकार अपने दम पर नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। खैर, अब इसके आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। आपने जानने का प्रयास किया है कि आखिर होगा क्या, क्या ये एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा। एनडीए गठबंधन एकजुट है, फिर भी आप चुनाव हार रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे गठबंधन के रहने और न रहने से क्या अंतर पड़ता है। हालांकि जब आप युद्ध में उतरिएगा या खेल में उतरिएगा तो हार और जीत तो होती ही है, लेकिन एक हार और दूसरी हार में अंतर होता है। एक आप हथियार डाल दीजिए और दूसरा आप लड़ करके हारिए। इस चुनाव में देखने को मिला है कि लड़ाई तेजस्वी यादव ने अच्छी लड़ी है। अकेले दम पर उन्होंने पूरे एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं हिला डुला के रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़क पे उतरना पड़ा, बिहार में उनको पैदल यात्रा करनी पड़ी, रोड मार्च करना पड़ा, कई दौरे करने पड़े। तो ये सारी परिस्थितियां, सारी चीज़ें नज़र आई थी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऑप्शन ये है कि क्या 2020 के चुनाव में फिर से नीतीश कुमार की ही बैसाखी का सहारा लिया जाए। तो आखिर किस आधार पर, किस बिना पर? क्या नीतीश कुमार में वो क्षमता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें जिता देंगे? ये सारे कैलकुलेशन जब करके आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शुरुआत कर दी है। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव से ये शुरुआत कर रही थी कि 2020 के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि वो आने वाले जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उन चुनावों में अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके चुनाव लड़ेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत किया? क्या बिल्कुल। सुबह मैं एक बात कहता हूं और हमारी टीम भी कहती है कि जदयू कार्यालय आपने देखा है ना, आप तो जाते ही हैं। तो जदयू कार्यालय और जदयू कार्यालय का जो लास्ट बॉर्डर है, उत्तरी छोर जो है, उसके ठीक बगल में मिलर ग्राउंड है। उसी ग्राउंड और जदयू के लास्ट बाउंड्री के पास एक खूंटा गाड़ा हुआ है। उस खूंटे में 2 रस्सी है जिसमें कभी जाकर के सर घुसा देते हैं भाजपा के लोग और कभी आरजेडी के लोग। और नीतीश कुमार तो परमानेंट वो खूंटा गाड़ करके छोड़ ही दिए हैं। तो नीतीश कुमार के लिए बहुत कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को आप इधर नहीं रखिएगा तो उधर जाएंगे और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन परिस्थितियां 2020 के बाद से बहुत बदली हैं। उस बदली हुई परिस्थिति में सबसे बड़ी बात यह हुई है कि नीतीश कुमार थोड़ा कमजोर हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते हैं। आज भी उनका वोट बैंक जो 15% कांस्टेंट रहता है उससे अधिक है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने प्रदर्शन खराब नहीं किया है, प्रदर्शन खराब एनडीए ने किया है। अब हम बिहार की बात अगर करें तो हो सकता है कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से देख रही है तो उनका साथ न भी दे। इसकी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बाकी के घटक दल कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो जहां आएगी वो ये कि जब सीट शेयरिंग का समझौता 2020 में क्यों टूटा था एनडीए गठबंधन, क्यों चिराग पासवान को बाहर होना पड़ा था? सीट शेयरिंग को लेकर वो तो बोल नहीं रहे थे कि आधा सीट हमको दे दीजिए, आधा में दोनों आदमी बांट लीजिए। वो तो यही कह रहे थे जो हमारा हक हिस्सा है उसके हिसाब से हमको सीट दीजिए। मेरे 6 सांसद हैं तो 36 सीटें हमको चाहिए, हमको 30 भी दीजिएगा ना। 35 सीट वो मांग रहे थे। तो गलत क्या कर रहे थे? लेकिन आप उनको 10 सीट दीजिएगा, 15 सीट दीजिएगा। इस बार अगर उनको 10 सीट दिए रहते तो 10 सीट जीतते। मैंने जो हमारे पास रिजल्ट है वो तो यही कह रहा है ना कि 100% स्ट्राइक रेट अगर किसी का रहा है तो इन्हीं का रहा है। चिराग का रहा है, बिल्कुल। तो चिराग को 5 सीट दिया, 5 जीत करके आपके झोली में डाल दिए। तो चिराग को आप आगे दीजिएगा ना। आपने 2020 में नहीं दिया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि आपको मुश्किल से सरकार बनानी पड़ी। आज भी सरकार को लेकर के आप दोलापाती खेलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक जो थिंक टैंक है वो इस बात को सोच रहा है। तो साथ साथ ये भी सोच रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे होगा, क्या कितनी सीटों पे आप मना पाइएगा चिराग पासवान। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान 30 सीट से कम मानने वाले नहीं हैं। तो 5 सांसद भी। तो आप 243 में से 30 सीट घटा दीजिए तो 213 सीट रह जाता है। आप उपेंद्र कुशवाहा को कितना दीजिएगा? जैसे आप लोकसभा में दिए थे 1 सीट वैसे दीजिएगा क्या?
मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो कम से कम 15 से 20 सीट इनको भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टी को रिवाइव भी कर रहे हैं। और अगर आप कुशवाहा को नाराज कीजिएगा तो आप क्या होगा आपके साथ, आपने देख लिया इसी चुनाव में। तो निश्चित रूप से 15 सीट उनको दीजिएगा तो ये सीट घट करके हो जाता है 198। अब तो वो आंकड़ा भी नहीं रह गया। और आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि जीतन राम मांझी को आप माइनस कर दीजिएगा, वो तो 20 सीट मांग रहे हैं। बिल्कुल, जीते भी हैं। अब 20 सीट मांग रहे हैं तो उनको आप 10 सीट भी तो दीजिएगा ना। पिछली बार की तरह 7 सीट पर तो नहीं मानेंगे। तो आपके पास 188 बच जाता है। इस बीच में आपने देखा होगा एक चर्चा खूब चल रही है कि मुकेश सहनी को भी लाया जा रहा है, तो इनका तो और बड़ा औरा है। तो ई मान लेते हैं कि 18 सीट ये मांग लेंगे तो आपके पास बचता कितना है, 170। क्या नीतीश कुमार इस 170 सीटों में से आधी सीटों पे संतोष करेंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि आगे आने वाले समय में हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे, उसके लिए ये उचित होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ आकर के मामला उलझता है। इसका रास्ता भी नीतीश कुमार निकाल सकते हैं और वो ये कर सकते हैं कि जैसे 122 और 121 सीटें उन्होंने 2020 में बांटे थे कि हम 122 पे लड़ेंगे, जिसको उसको देना हम अपने कोटा से देंगे। आप 121 सीट ले लीजिए, आपको जिसको उसको देना है उस कोटे से ले लीजिए। तो यहाँ भी मामला इस बार फरियाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पुराने लोग नहीं हैं, इस बार नए लोग भी जुड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आकर के मामला फंसेगा। तो क्या करना होगा? तो सिंपल सी बात है कि जायसवाल को सामने करके कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम करने की कोशिश किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जायसवाल के बारे में कहा जाता है कि वो डाउन टू अर्थ हैं, लोगों से उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, सामंजस्य बिठाने में सांगठनिक क्षमता के व्यक्ति हैं। आपने देखा भी होगा, आप ही कवर कर रहे थे कि किस तरह से उनका स्वागत हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। बाकी चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान के बारे में हमारे संपादक नवनीत शाह जी अभी बता रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान फिर से उसी चमक दमक में खो गए। पहले अकेले थे तो उनको अपनी टीम तैयार करनी थी, क्या फिर से वही? लेकिन सदन चल रहा है। चिराग पासवान ने ये बिहार के लोगों से वादा भी किया है और इस चुनाव में वो किए भी पूरा कि वो बिहार के लोगों के साथ रहेंगे। कई ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जैसे जमुई में, उसके बाद खगड़िया में, उसके बाद समस्तीपुर में। उन्होंने कहा है कि आप एक सांसद नहीं 2 सांसद चुन रहे हैं, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान भी एक बड़े फैक्टर हैं जिन पर भरोसा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। चिराग पासवान को अगर 30 सीट देती है तो क्या करेंगे ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। उनका संगठन कैसा है, किस तरह से लोगों को वो प्रभावित करते हैं। बात अगर मांझी की करें तो मांझी के पास भी अपना एक वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं बूस्ट करता है और बाकी लोगों के वोट को मिला करके पिछली बार भी जीतन राम मांझी को 7 सीट मिला था, 4 जीत करके आए थे। परफॉर्मेंस बढ़िया, तो उन्होंने 50% से ओवर परफॉर्मेंस दिया था। इसके अलावा अगर बात करें आप उपेंद्र कुशवाहा की, तो पिछली बार वो ग्रैंड अलायंस में लड़े थे, अपने गठबंधन को उन्होंने 6 सीटें जितवाई थी। एक बीएसपी को आया था और 5 सीट AIMIM को आया था। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ही बच गए कुशवाहा समाज से उस एनडीए में। बड़े नेता तो वही हो गए कुछ, चूँकि आप सम्राट चौधरी को अगर फ्रेम से अलग कर दिए तो अब तो उपेंद्र कुशवाहा ही उस गठबंधन के कुशवाहा नेता हैं। तो निश्चित रूप से उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी और निश्चित रूप से आगे होकर के कुशवाहा समाज अब ये समझेगा कि भैया कल तक बंटवारा था, आज वो सामने है, तो इनको नेता मानेगा। तो ऐसी बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो आप मान के चलिए कि जो बिखरने की बात कही जा रही है अभी तो इस तरह का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा, एक सवाल और मन में उत्पन्न हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार के जो रिश्ते थे विजय सिन्हा के साथ, सम्राट चौधरी के साथ, क्या अब वो अच्छे हो गए हैं या फिर भीतर ही भीतर मनमुटाव की स्थिति है और ये चीज़ जो है 2025 के बिहार विधानसभा में भी देखने को मिलेगा? देखिए, सियासत में रिश्ते जो हैं वो सत्ता तक के लिए होते हैं। सत्ता जब आपके हाथ में है तो एक से एक बिगड़े हुए संबंध भी अच्छे हो जाते हैं। अब सुनील सिंह वाला मामला ही ले लीजिए। कल सुनील सिंह जिस रॉ में थे उसी रॉ में पहले भी नजर आते थे। महागठबंधन की सरकार चल रही थी लेकिन सुनील सिंह का मुंह कहाँ रुका। उन्होंने कहा नीतीश कुमार पर हमला रोका, नतीजा क्या हुआ? जब तक सरकार थी तब तक कुछ हुआ क्या? तब तक किसी तरह का कोई उन पर एक्शन हुआ? जब आप उनसे अलग हुए तो एक्शन हुआ। तो जब तक सत्ता में आप रहते हैं तब तक रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। अब आप समझिए कि
एनडीए की सरकार थी। सम्राट चौधरी ने विजय कुमार सिन्हा को, जब वो अध्यक्ष थे विधानसभा के, तो उन्होंने कहा कि बेचैन मत होइए, व्याकुल मत होइए। व्याकुल की बात उन्होंने कहा, व्याकुल मत होइए। इसके बाद जिस तरह से विजय सिन्हा के साथ नीतीश कुमार ने व्यवहार किया, ये सारी चीज़ें तो देखी आपने ना, क्या हुआ? दोनों आदमी में कुछ नहीं हुआ। तो सत्ता जब तक साथ में है तब तक कोई भी रिश्ता खराब नहीं होता है, सत्ता के बाद ही रिश्ता खराब होता है। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है। नीतीश कुमार के रिश्ते लोगों से बनते और बिगड़ते रहे हैं, तो आपने देखा भी होगा। 8 बार दुनिया के सबसे अलग मुख्यमंत्री हैं जो शपथ ले चुके हैं। एक और सवाल बाबा कि दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव अलग होता है, बिहार विधानसभा चुनाव अलग होता है, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, क्षेत्रों में बटा होता है बिहार। तो क्या लग रहा है कि दिलीप जायसवाल का जो नया प्रयोग किया गया है, क्या बिहार विधानसभा में चुनाव में दिलीप जायसवाल जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? देखिए, दिलीप जायसवाल कोई नया प्रयोग नहीं है, ये मजबूरी का प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि दिलीप जायसवाल को इतना भारतीय जनता पार्टी पसंद करती थी कि उनको बनाना ही बनाना है। आपको पता है कि 24 घंटे के अंदर में सारे फैसले हुए हैं, अचानक से फैसला बदलना पड़ा है। और दिलीप जायसवाल को लाने के पीछे कारण था कि थिंक टैंक ने ये बोला कि आप वैश्य समाज को अपने से दूर मत होने दीजिए, इसलिए लाया गया है। और इस विधानसभा चुनाव में उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे वादे करने हैं वैश्य समाज से, बहुत सारे व्यवसाय को यहाँ लाना है। ये सारी बातें, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका एक चयन, बेहतर चयन हो सकता है। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार देखा गया कि पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया गया, इस प्रकार की चर्चाएं हुई। पुराने जो नेता थे उनको टिकट नहीं दिया गया, नए नए प्रयोग किए गए, दूसरे दल से आए नेताओं को टिकट दे दिया गया। तो क्या बिहार विधानसभा में ये चीज़ भाजपा इसी से सीख लेगी? ये सब होते रहता है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में तो आपने देखा कि जैसा का था वैसा ही रहा सब कुछ नहीं बदला। हाँ, महागठबंधन में बाहर से आने वाले लोगों को मौका दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, तो नहले पे दहला में बाबा से खास बातचीत हुई है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में टूट होगी या फिर एनडीए एकजुट रहेगा। तो आपको क्या लगता है? 2025 का बिहार विधानसभा नज़दीक है, दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया है। क्या सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के जो रिश्ते थे नीतीश कुमार के साथ, वैसे ही रिश्ते हैं या फिर उसमें भी कुछ बदलाव आया है? जो विरोध देखा जाता था, सम्राट चौधरी जिस प्रकार के हमले करते थे नीतीश कुमार पे, क्या अब एनडीए जब एकजुट है तो क्या अभी भी मन में क्या उस प्रकार की चीजें हैं? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।